नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बाउल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। तीसरी लहर की आशंका अभी से दहशत फैला रही है देश में, लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। मुश्किल फिर वही, ना मरीजों को इंजेक्शन मिल रहा है और ना ही वक्त पर इलाज। ऊपर से ब्लैक फंगस पर सियासी रस्साकशी का धंधा भी तेज हो गया है। सवाल है कि जो देश कोरोना की दूसरी लहर से लाचार है, जहां तीसरी लहर की आहट है, जहां ब्लैक फंगस से खौफ है, जहां सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी सियासी हिसाब किताब पूरा करने में आखिर क्यों लगे हुए हैं, यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज तक पर लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि ब्लैक फंगस का यह खतरा कितना बड़ा है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों की क्या तैयारी है। तीसरे लहर की आहट अभी से आ रही है, जो बच्चों पर बड़ा खौफ बन सकता है, उसकी क्या तैयारी है, क्या है जवाबदेही, जिम्मेदारी में कहां पीछे कौन भाग रहा है, ये सब हिसाब किताब आज लेंगे आपके सामने हल्ला बोल में। तमाम स्वास्थ्य मंत्री जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से भारत अभी जूझ ही रहा है कि एक और दहशत ने कोहराम मचा दिया है। नाम सुनकर ही डर लगता है, ब्लैक फंगस। जी हां, ब्लैक फंगस नाम की जानलेवा बीमारी देश के हर कोने को अपनी चपेट में लेती जा रही है। दिल्ली से गुवाहाटी तक और अहमदाबाद से बारामती तक ब्लैक फंगस के मरीज मौत से जंग लड़ रहे हैं। आपको हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि भारत के किन राज्यों में अब तक कितने मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां 900 से ज्यादा मामले हैं। राजस्थान में भी 700 से ज्यादा मामले हैं। मध्य प्रदेश में 281, तो राजधानी दिल्ली में 185 केस हैं। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के 177 केस आए। यूपी में भी संख्या 100 के पार जा पहुंची है, जबकि उत्तराखंड में भी करीब 50 मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। परेशानी सिर्फ मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या नहीं है, बल्कि इससे हो रही मौत और वक्त पर सही और मुकम्मल इलाज नहीं मिलने की है। हर शहर में एक ही पुकार, कुछ तो करो सरकार। डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी, और इंजेक्शन फिर अभी सब्स्टिट्यूट काम में लिया गया, और इंजेक्शन की वजह से ये इलाज अधूरा है, और हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए, हमें तक अभी तक एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है। इनका MRI और एंडोस्कोपी कराई थी, तो उसके पता लगा कि इनको ब्लैक फंगस है। फिर यहाँ पर इनको ला करके ऑपरेट कराया गया। कोरोना को लेकर हिंदुस्तान महीनों से सियासी महायुद्ध से जूझ रहा है, लेकिन अब इस रडार में ब्लैक फंगस भी शामिल हो चुका है। नोकझोंक ब्लैक फंगस पर भी शुरू हो चुकी है। पहले ममता ने पीएम पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने मीटिंग में ना तो ब्लैक फंगस के बारे में कोई बात की और ना ही वैक्सीन पर। There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के सियासी सिरमौर भले ही आपसी द्वंद में अपनी डफली अपना राग अलापे, लेकिन इस सच्चाई को कोई कैसे नकार सकता है कि ब्लैक फंगस से देश के अलग अलग महानगरों और दूसरे शहरों में मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। क्या नेताओं की बयानबाजी से इनकी जान बच सकती है? हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी बैठक की, जहां बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए अहम निर्णय लिए गए। डॉक्टर भी मानते हैं कि सही वक्त पर सही इलाज कितना जरूरी है। आपको ये सिम्टम स्टार्ट हुए हैं तो आप नजदीकी के ENT सर्जन से मिलें, उनसे OPD में जाके नाक की दूरबीन की जांच कराएं। अगर उसमें कुछ भी ऐसी फंगस जैसा अंदर दिख रहा है तो उसका KOH सैंपल द्वारा जांच की जा सकती है, जो आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, और तुरंत उसके बाद पेशेंट को एडमिट कर देना चाहिए, उसको IV एम्फोटेरिसिन भी देनी चाहिए, और अगर साइनस में डिजीज स्प्रेड कर चुकी है तो सर्जरी द्वारा
डिब्राइडमेंट करके उस फंगस को निकाल देना चाहिए। सवाल है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले भारत में किसी महामारी से लड़ने के वक्त दवा और इलाज में कमी कैसे आ जाती है। 21वीं सदी में दुनिया को रास्ता दिखाने का दावा करने वाला देश किसी बीमारी के सामने लाचार क्यों नजर आने लगता है। साथ लड़ने के बजाय देश के सियासी दल अपना अपना हिसाब क्यों पूरा करने लगते हैं। जवाब मिलेगा तो ब्लैक फंगस और कोरोना से जंग जीतना भी आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के जुड़ रहे हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो जुड़ रहे हैं। नवाब मलिक साहब मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं विश्वास सारंग जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और शुरुआत में ही मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, देखिए तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, सब कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहते हैं उससे तो प्रधानमंत्री बात करते हैं, बाकी राज्यों से नहीं करते हैं। ये परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि भेदभाव किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, ब्लैक फंगस एक महामारी के तौर पर इस वक्त फैल रहा है पूरे देश में, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि पीएम ने इस पर चर्चा तक नहीं की। क्या परिस्थितियां बन रही है? मैं तो एक एक स्वास्थ्य मंत्री से पूछूंगी उनके राज्य में कितने केसेस हैं, आपके राज्य में कितने हैं, और क्या अभी से बहुत ही आक्रामक अंदाज से इस बीमारी से लड़ने की तैयारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? किसका इंतजार कर रहे हैं हम? इंजेक्शन नहीं मिल रहा है सर, पूरी दिल्ली में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है जो इनको बचाने के लिए, किसी की आंख जा रही है, किसी की जान जाएगी इससे। अंजना जी, जैसा आपने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहला कदम हमने मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ही हमने हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर यूनिट की स्थापना करी और उसमें हमने ENT, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्षों को मिलाकर डेडिकेटेड हमने इसकी यूनिट तैयार की, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में हम डेडिकेटेड हमने बिस्तरों की व्यवस्था की, क्योंकि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। और ये भी देखा गया है कि कुछ कोविड पेशेंट्स में भी ये बीमारी मिली हमें और पोस्ट कोविड भी हमें ये बीमारी मिली, तो हमने दोनों स्तर के OP की व्यवस्था भी वहां पर की। और उसके साथ सर कितने केसेस हैं आपके राज्य में? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आपके पास रफ डेटा है कितने केसेस हैं? आज जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पर चर्चा की, पूछा कि इंजेक्शन का इंतजाम कैसे होगा, कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है? अंजना जी, मुझे पूरा यदि आप बोलते थे 30 सेकंड तक बात नहीं करूंगा। जहां तक आपने कहा, अभी तक हमारे पास आइडेंटिफाई 536 केसेस है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो ये पहल की। उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही इसको लेकर टास्क फोर्स बनाई, हमें निर्देश दिया कि हम 5 मेडिकल कॉलेज में इसकी यूनिट स्थापित करें, और हमने मध्य प्रदेश में 2 काम और किए हैं। अंजना जी, मैं कहना चाहता हूँ वो भी देश में पहली बार है, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि यदि ये नाक, सबसे पहले नाक में, फिर आंख में और फिर ये ब्रेन तक जाता है, और यदि नाक के स्थान पर ही इसको यदि हम ट्रीट कर ले तो ये आंख और ब्रेन तक जाने से रुक जाता है। तो हमने मध्य प्रदेश में नेजल एंडोस्कोपी का एक अभियान चलाया है, जिसमें हमने, जहां हमारे मेडिकल कॉलेज के जो IPD पेशेंट थे उनकी तो हम नेजल एंडोस्कोपी कर ही लाए, उसके साथ साथ हमने जो मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट सेक्टर में ENT सर्जन है उनसे कोलैबोरेट करके सभी लोगों का, चाहे वो पोस्ट कोविड भी हो, महीने 2 महीने पहले भी यदि उनको कोविड हुआ है, वो यदि किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको नेजल एंडोस्कोपी होगी। तो दोनों सेक्टर में, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट में, हम बहुत तीव्रता के साथ नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जितने भी हमारे IPD पेशेंट हैं उनकी पेशेंट टू पेशेंट हम केस स्टडी कर रहे हैं कि इनको होने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है। कहीं से बात आ रही है कि बीमार होने का कारण ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड है, कोई कहता है अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई कहता है ये एटमॉस्फेयर में है, कोई कहता है ये कोविड के कारण है। बहुत सारे पेशेंट बिना कोविड के भी हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया। यदि यही बात है तो पहली लहर में ये क्यों नहीं आई, दूसरी लहर के भी आखिर में ये क्यों आई? तो इसको लेकर हम एक स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम ये बात की
की जांच करेंगे, इस बात की हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि इसका सही कारण क्या है और उसको हम जड़ मूल से वहीं पर रोके। तो हम इलाज के लिए भी काम कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री से इस पर बात हुई थी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, जहां तक आपने एम्फोटेरेसिन बी की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार से भी बात की है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ओनर से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्वयं विभाग पर बात की और इसलिए हमारे पास 2 लॉट की दवाई आई है और हम उसका युक्तिकरण करके लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ जल्दी से। बन्ना गुप्ता जी, झारखंड में भी बहुत सारे मामले बढ़े हैं, क्या आज बैठक में इस पर चर्चा हुई? क्या है आपकी रणनीति, कितने केसेस हैं? और झारखंड की तो राजधानी रांची में ही ये जो इंजेक्शन चाहिए लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है ही नहीं। निश्चित तौर पर मैम, ये ब्लैक फंगस एक नई परेशानी हम सभी देशवासियों के लिए आई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जिस तरीके से जो स्टेरॉइड वगैरह के लगातार इंजेक्शन दिए गए हैं उसी का ये दुष्परिणाम है और इसके विरुद्ध में हम सभी लोगों को कम से कम इनिशियल स्टेज में अपने डॉक्टरों की सलाह वगैरह लेनी चाहिए और हम लोग इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे राज्य में इसके 17 मामले प्रकाश में आए हैं और अभी ये देखना जरूरी है कि इसमें जो है क्या इसकी वैकल्पिक जो है व्यवस्था होती है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन अभी जो मामले आए हैं ये काफी गंभीर हैं और इसको गंभीरता पूर्वक हम लोगों को देखने की आवश्यकता जरूर है। और भली बात यह है कि आज कोरोना के इस संकट के काल में हमारा जो ये है समस्या है ये थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हमको तीसरे वेव के लिए भी जरूर कहीं ना कहीं मन में शंका है, आशंकाएं हैं और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे वेव की विभीषिका हम लोगों के लिए और ज्यादा खतरा का कारण बने। इसके लिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। ठीक है प्रताप जी, सहयोग मिल रहा है केंद्र सरकार का? ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है? तीसरी लहर की आशंका, ब्लैक फंगस का कहर इस वेव में, क्या तैयारी है और कितनी सहायता है केंद्र से? अंजना जी, आपने जो पहला सवाल खड़ा किया मैं उस सवाल पे बोलना चाहूंगा। ये तो तय बात हो गई, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, केंद्र सरकार का बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस की होती तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब महामारी आती है तो कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम करना जरूरी होता है। मैंने ये महसूस किया कि इस देश में बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर युद्ध लड़ने का वक्त ही नहीं है और अदर पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पर भी युद्ध लड़ने का वक्त नहीं है। हॉस्पिटल्स में मैं खुद कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिलता हूं, मैं मिलकर आया हूं। हॉस्पिटल्स में मैं जाता हूं, जाकर मैं हालात देख कर आया हूं। आप यदि अंदर जाकर देखेंगे उनका दर्द महसूस करेंगे कि सांस जब आती नहीं है कितनी तकलीफ होती है उनको, क्या हालात है उनके। और इस वक्त में मैं इतना ही कहूंगा, जिन मरीजों के साथ उनके परिवार के लोग खड़े हैं, बेटे के साथ माँ बाप खड़े, माँ बाप के साथ बच्चा खड़ा और परिवारजन खड़े होकर अंदर उनकी अपने आप को सेफ करके मदद कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। कहीं डराने की और डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई राजनीतिक आरोप नहीं, वैक्सीनेशन में आप फेल हो गए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट में आप फेल हो गए, लेकिन एक तो फैसला कर लीजिए सब मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करके, कुछ भी करके, आखिर क्या कारण है। जब भी कोई बीमारी आती है, जैसे ही फंगल इन्फेक्शन की बात आई, इंजेक्शन गायब मार्केट से। अब कहीं ना कहीं बहुत सख्त होने की जरूरत है। जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको सीधे सीधे, कि मार्केट से इतने बड़े बड़े हमारे पास डिपार्टमेंट है, आखिर ये गायब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या अधिकार है? यदि सरकार ने कोई रेट तय कर दी, उससे ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं? ये वक्त कमाने का नहीं, लोगों की मदद करने का है और लड़ने का भी नहीं है ये वक्त। यदि ममता बनर्जी बोल भी गई, मैं मेरा व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, मेरी पार्टी की राय नहीं है, यदि वो बोल भी गई तो क्या हो गया? आप जवाब दे देते, क्योंकि गुस्सा सबको होता है। 4 दिन पहले वहां रिजल्ट आए, मैंने खुद ने देखा वहां के राज्यपाल की जो भूमिका है, वो नेता बनकर सड़क पर घूमते हैं। यदि रिजल्ट आ गए, वो जीत गई तो आप स्वीकार कीजिए,
बेटी की तरह बुलाकर बात कीजिए, बहन की तरह बुलाकर बात कीजिए। दीदी बोलते हैं, बहन मानते नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा इस देश में? दर्द सब अपना अपना बयान करते हैं। इस वक्त लोगों को जरूरत है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे लिए काम करें तो सुपरमैन की तरह करें। डर कर काम करते हुए कोई नहीं देखना चाहता। इस वक्त लोगों को बहाना नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। कि जिसके घर में ब्लैक फंगस हो गया या कोरोना हो गया, उसके सामने जब रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, उसका पूरा परिवार तड़फता है। 24 घंटे मेरा फोन शुरू रहता है, मैं देखता हूं लगातार। अब ये 2 दिन में, भगवान भला करे, भगवान दया करे, 2 दिन में इंजेक्शन, ये लगातार फोन आने मेरे पास भी कम हुए। मुझे भी सांस मिली, लोगों को सांस मिली। मुझे दुख उस वक्त हुआ जब मैंने आपके चैनल पर सब जगह ये देखा। मैंने गंगा के किनारे, गंगा की सफाई के नाम पर लाखों करोड़ रुपए लगाए थे। गंगा के किनारे ये बताया गया कि हिंदू धर्म के वो लोग जो दाह संस्कार करते हैं, इस बार दफना इसलिए रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। राजस्थान में हमने दाह संस्कार सरकार की तरफ से तय कर दिया। पूरे देश में यदि कहीं दर्द और परेशानी है, हम यदि वैक्सीनेशन फ्री नहीं कर सकते, आप मुझे ये बताइए, पेट्रोल डीजल पर रोज एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, रोज पैसा बढ़ता है। एक दिन की पेट्रोल डीजल से जितनी कमाई भारत सरकार करती है पेट्रोल डीजल गैस में, वो लगा दे तो पूरा वैक्सीनेशन पूरे देश के नौजवान को मिल सकता है। आपने 6 करोड़ 93 लाख वैक्सीन बाहर भेज दी। ये किसकी वैक्सीन थी? हिंदुस्तान के नौजवान की, हिंदुस्तान की जनता की, बच्चों की वैक्सीन थी। आपने तैयारी नहीं की। आपने 2 ही कंपनियों को क्यों अलाउड किया? आप दुनिया की जितनी कंपनियां थी उनको अलाउड करते, खुला कर देते मार्केट। सब आइए, बेचिए, सब बनाइए भारत में। कोई फ्री में लगवाता, भारत सरकार, राजस्थान सरकार फ्री में लगाती, जो चाहता है सरकार से फ्री में लगवाता, जो चाहता वो पैसे देकर लगवाता। मार्केट तो खुला करते, सब कंपनियों को अलाउड करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात कही, लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हम कांग्रेस बीजेपी के लोग या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बसपा, सपा, टीएमसी, तृणमूल, कोई भी हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई नेता हो, अभी किसी को कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है। ठीक है, सब अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। विश्वास जी आप जवाब दीजिएगा क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड, एक बार नवाब मलिक जी और पालन कर रहे हैं। नवाब मलिक जी और टीएस सिंहदेव साहब से मैं रिएक्शन ले लूं। नवाब जी, लॉकडाउन का पालन इसलिए कर रहे हैं लोग, आपको मैं आज तक पे कह रहा हूं, आपका चैनल लगाता, लॉकडाउन का पालन क्यों कर रहे हैं? लोग डरे हुए, दहशत है, मरना नहीं चाहता कोई भी, घबरा गए। पहली बीमारी आई है जो मंदिर में भी घुस रही है, मस्जिद में भी, गिरजाघर, गुरुद्वारे में भी, चैनल में भी नहीं छोड़ रही। आपको पता है पिछली बार लास्ट बहस मैंने रोहित सरदाना जी के साथ की थी। आज इस बात का दुख है कि रोहित सरदाना जी हमारे बीच में नहीं है। मैं मेरी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता था कि रोहित सरदाना हमारे बीच से चले जाएंगे। मैंने मानी नहीं ये बात, किसी ने नहीं मानी हिंदुस्तान ने। मैंने कहा बकवास मत कर। मैंने डांटा मेरे भांजे को, दुष्यंत को। उसने जब मुझे कहा, मेरे भांजे दुष्यंत ने मेरे बेटा आदित्य ने कहा कि भैया अब वो मामा रोहित सरदाना की डेथ हो गई, मैंने कहा बकवास करता है, मजाक कर रहा है, मैं पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है। क्योंकि मैंने खुद ने लास्ट बहस उनके साथ की थी, वो बहस आप बार बार। आश्चर्य है, ऐसा इस देश में जो बीमारी बिल्कुल बोलते हुए व्यक्ति को जो दुनिया की खबर दिखा रहा था, जो दुनिया के डर को दिखा रहा था, जो ये दिखा रहा था कि देखो ऐसा हाल है, जो जिंदादिली के साथ अपनी बात कहता था, वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा। सब रोज देखते थे। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये बीमारी का डर कितना बड़ा है, उस परिवार से पूछिए। बंद कीजिए लड़ाई को, छोड़ दीजिए कांग्रेस बीजेपी। अब इस वक्त ये महामारी है पूरी दुनिया की, आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना बंद कीजिए। मैं तो मीडिया के लोगों से कहूंगा, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई लड़ने का वक्त ही नहीं है। अब किसकी लड़ाई? अब तो उनका इलाज करना होगा जो टाइम पर वैक्सीन नहीं दे, इंजेक्शन नहीं दे। अब उनका इलाज करना होगा जो बेवजह पब्लिक को परेशान करे, सांसें टूट रही है लोगों की। और अब ये कंट्रोल होने लगा है। जब कंट्रोल होने लगा है तो बंद कीजिए इस झगड़े को। अब तो तिरंगे को हाथ में लीजिए, सर पे लगाइए और सोचिए, हाथ भगवान परीक्षा लेने आए धरती पर। अब इस राजनीतिक लड़ाई को बंद करो। लोगों को बचाने के लिए जो कर सकते हैं हम सबको मिलकर करना चाहिए। नवाब मलिक साहब, जो ममता बनर्जी का आरोप है, क्या भेदभाव हो रहा है नॉन बीजेपी स्टेट्स के साथ, और क्या मदद की कमी है? क्या तीसरी लहर से लेकर इस ब्लैक फंगस की चुनौती के लिए तैयारी है आपके पास? क्योंकि बहुत सारे केसेस, मैं सारंग साहब एक साथ सबके जवाब लूंगी, पहले दोनों बोल ले। दो स्वास्थ्य मंत्री बोल नहीं पाए। विश्वास सारंग जी, मैं फौरन आऊंगी। आपने को प्रसाद जी का पूरा भाषण करवा दिया है। भाषण की बात नहीं है सर, वो मार्मिक होकर हमारे एंकर को याद कर रहे थे, वो रोहित को याद कर रहे थे। अब गुस्सा देखिए अंजना जी
एक बार नवाब जी बोल लें, आपसे मैं पूरा जवाब लूंगी, आप भी जवाब दीजिएगा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आप ही हैं सर। मुझे आप ही है। आप नहीं बोलने देना चाहते तो ठीक है, मैं चुप रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा जवाब आपसे लूंगी सर, मैं आपको वादा कर रही हूँ, पूरा जवाब दूंगी। नवाब जी मैं तो कभी भी आपने देखा होगा, मैं एकदम अंजना जी जी नवाब जी। अंजना जी, अभी आपने म्यूकोरमाइकोसिस के लेकर सवाल खड़े किए। निश्चित रूप से 1500 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और कुछ लोग इससे अच्छे भी हुए, ये सच्चाई है। इस बीमारी को लेकर सबसे पहले हम लोगों ने इसका टास्क फोर्स बनाया, अलग अलग जिलों में इसके हमने वार्ड क्रिएट किए और हमने इसको लेके जो इलाज था वो सारा मुफ्त होगा, इस तरह की योजना का भी कल ऐलान करने का काम किया। ये बात सच है कि इसको लेके जो दवाई है वो आज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं, और ये दवा का पूरा जो कंट्रोल है ये डायरेक्टर के पास है, केंद्र सरकार ने अपने तहत रखा है। जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन देश में नहीं हो रहा है जितनी इन इंजेक्शनों की जरूरत है। एक एक पेशेंट को 10, 12, 15 इंजेक्शन लगते हैं और जिस तरह से इंजेक्शन उपलब्ध होना है वो केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, ये सच्चाई है। आज की मीटिंग में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने इस मुद्दे को रखा था, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इसका जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से 1 केजी से 20,000 वायल बनते हैं। अब ये देश में रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं। हम लोगों ने एक साराबाई नाम की कंपनी है जिसके पास 2 किलो रॉ मटेरियल उपलब्ध था, उससे हमने लिया। जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसको हम दे रहे हैं और हमें जल्द से जल्द वो 40,000 वायल हमारे अपने रॉ मटेरियल से तैयार होगा। केंद्र सरकार जो देगी वो निश्चित रूप से देगी, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा खतरा है जिसको भांप कर हमने तो शुरुआत की, हमने इलाज की सारी व्यवस्था की। और जहां तक सवाल तीसरी लहर की आप बात कर रही हैं, पूरी तरह से महाराष्ट्र के हर तहसील में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने तैयार किए हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमने तैयार किए और जो क्षमता हमने निर्माण की है, आपने देखा होगा कि देश में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में पहले दिन से रहे और पीक में भी हम सबसे आगे रहे। लेकिन कहीं आपने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति सिलेंडर लेके घूम रहा है या महाराष्ट्र में किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। तो पहले दिन से जब हम टेस्टिंग बढ़ा रहे थे तो हमें ही कुछ पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे कि टेस्टिंग कम करो, आपका आंकड़ा बढ़ रहा है, आपकी बदनामी हो रही। लेकिन जिस गंभीरता से हमने काम किया, हमें लगता है उसी को लेके आज वो हमारी एक ताकत बनी हुई है। आज ये फंगस वाला इश्यू है, म्यूकोरमाइकोसिस वाला, गंभीर है। अभी राजनीति का समय नहीं, ठीक है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने इस दवाई पे कंट्रोल रखा है तो उनकी भी जिम्मेदारी है, जितने पेशेंट जिस राज्य में है उसके अनुपात उनको ये दवा उपलब्ध कराए। विदेश से जो रॉ मटेरियल है उसे मंगाए, ज्यादा प्रोडक्शन कराए। हो सकता है कि संख्या बढ़े, इस जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत। जल्दी से टीएस सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ का हाल ब्लैक फंगस को लेकर और तीसरे वेव को तैयारी को लेकर और प्रधानमंत्री के साथ जो आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक में हम लोग तो सम्मिलित नहीं थे, जिले के कलेक्टरों को उन्होंने सम्मिलित किया था। सीधे तौर पे हम लोग सम्मिलित नहीं थे, व्यक्तिगत तौर पे। और जहां तक ब्लैक फंगस की बात आपने कही अंजना जी, तो 102 प्रकरण छत्तीसगढ़ में अभी तक सामने आए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु अभी तक हुई है। ये एक गंभीर बीमारी है बताया जा रहा है। विशेषज्ञ अभी तक जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हाई डायबिटिक कंडीशन में अगर अधिक स्टेरॉइड का उपयोग हो जाता है तो एक ये इसका बड़ा कारण हो सकता है। ये हवा में रहने वाला एक फंगस है, एक बैक्टीरिया है जो नाक के माध्यम से फिर आंखों में, मस्तिष्क में, शरीर के अन्य भागों में चला जाता है और इसकी रोकथाम समय पे करना अति आवश्यक है। दवाइयों की इसकी काफी कमी है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल है इसमें हफ्ता भर पहले हम लोगों ने इसका प्रोटोकॉल बना लिया था कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, विशेषज्ञों से चर्चा करके। और अब दवाइयों की तलाश है कि जहां से जितनी दवाई मिल जाए। मात्रा भी बताते हैं कि बहुत अधिक लगती है। एक पेशेंट को 21 दिन तक चलने वाले इलाज में 50 से 100 वायल इंजेक्शन इसके लगते हैं और 5,000 से 7,000 रुपए का बाजार में फिलहाल अगर एक वायल मिल रहा है तो 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक न्यूनतम अगर 5,000 में लगे या
7,000 में 100 वायल आपको लगे, तो ये महंगा इलाज है। अतिरिक्त जो सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है उसके अतिरिक्त ये सीधे सीधे दवाई का खर्चा है। तो एक महंगी स्थिति है, दवाई की कमी है। सर्जरी के लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में अब वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिलहाल 102 केस और 1 मृत्यु की स्थिति ब्लैक फंगस की छत्तीसगढ़ की है। जहां तक थर्ड वेव का है, तो पहले और दूसरे वेव के अनुभव पे अब हम ना चूक करें आईसीयू यूनिट्स की स्थापना में। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिली थी कि वो जब दबाव पीक का आया था तो आईसीयू के बिस्तर नहीं थे, लोग आ रहे थे और उनको रखने की जगह नहीं थी। तो 1200 से 1500 आईसीयू के बिस्तर और ऑक्सीजन की फिलहाल कमी नहीं रही है, लॉजिस्टिक्स की रही, सिलेंडर इत्यादि व्यवस्था करना। और एक गैप जो होम आइसोलेशन से आईसीयू के बीच का है, बहुत लेट जो पेशेंट्स आते हैं, इस गैप को भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु इस बीच में वजह से होती है। गोल्डन टाइम जिसे कहा, ब्लैक फंगस का किस तरह से फंदा है और दूसरी तरफ सियासत का ये धंधा है, चर्चा हम इस पर जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, देखिए लगभग 50% मोर्टालिटी रेट है ऐसे केसेस में ब्लैक फंगस पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि इसे महामारी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले भी कुछ राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब जवाब विश्वास सारंग जी आपका उन सवालों पर जो सामने उठाए गए हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही है देश में, स्वास्थ्य परिस्थितियां जिसको लेकर बहुत ज्यादा कष्ट में लोग हैं। ऐसे में पॉलिटिक्स से आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। विश्वास जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स कौन कर रहा है जी? पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बताइए, आपने पॉजिटिव मोड पर इस प्रोग्राम को लेकर गए, आपने जो क्वेश्चन पूछे उसका एक जवाब प्रसाद जी ने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया, वो कह रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच जा रहा हूं, तो किस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नहीं जा रहा, वो क्या एहसान कर रहे हैं? यदि सीधा सीधा स्वास्थ्य का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपने क्यों तैयारी नहीं की? आप हर चीज का तीसरा केंद्र सरकार पर छोड़ दें। आप राजनीति करते हो और कहते हैं राजनीति नहीं कर रहे। ये तो शोले जैसी बात हो गई कि मौसी लड़का खराब की है और शादी भी कर लो, मुझे आश्चर्य होता है। आप उस पर स्टेज दे रहे हैं। अंजना से मेरी आपत्ति है। प्रताप जी ने पूरा पॉलिटिकल प्रोग्राम को किया, उसके बाद नवाब जी भी बोले, सिंहदेव साहब भी बोले। अरे आपने क्या किया ये तो बता दो। अपने अंदर भी तो झाँक कर देखिए, राजस्थान का कवाड़ा कर दिया। प्रताप जी किसी ने नहीं टोका आपको। आपके मुख्यमंत्री ने निर्वाचन किया, आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। अरे यदि किसी राज्य के किसी कलेक्टर से, डीएम से प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात करने तो मुख्यमंत्री के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? क्या बात है? यदि किसी कलेक्टर से बात करने तो उसका पेट में दर्द है। देखिए, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी तो इम्पॉसिबल है, वो तो केवल और केवल राजनीति करने से बाज नहीं आते। और मुझे आश्चर्य होता है, आप बात कर रहे हैं, मैं तो समझता था कि आप बड़ी सार्थक बातें करते हैं। इस मंच का आप राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर राजस्थान में क्या किया, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप ये नहीं बता हमारे पास बहुत जवाब है, आप राजस्थान के मुकाबले कहीं नहीं टिकते हैं। आपको ऑक्सीजन ज्यादा दी, हमने राजस्थान में कोई कमी नहीं रखी। अशोक गहलोत जी हाथ जोड़ते रहे हमारे हिस्से की ऑक्सीजन पूरी दे दो। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन भी बेईमानी कर दी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई केंद्र सरकार राजस्थान को, राजस्थान के हिस्से की। उनको देश के नौजवान से आप पैसे मांग रहे हो, कंपनियों को परमिशन दी। पूरा हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, नौजवान माफ नहीं करेगा। केंद्र की सरकार को आपने हिंदुस्तान के नौजवान की वैक्सीन विदेशों में भेज दी, आप वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पाए। आज तक यदि वैक्सीन लग जाती है तो लोग तरफ तरफ तो नहीं लगती। गंगा के किनारे आप जाकर देखो, ढेर लगे। आपको ये पहले जो सवाल करेंगे उनका जवाब दीजिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अंजना जी, ऐसे शो में यदि राजनीतिक मंच और राजनीतिक भाषा
भाषण देने की बात है तो मुझे भी बहुत भाषण देना आता है। केवल मोदी जी को इंसान आपने किया क्या? वो बता दीजिए, आपने कुछ किया है तो वो बता दीजिए। भारत सरकार ने इस बीमारी से लड़ने की तैयारी की थी, वैक्सीनेशन को नहीं मिला लोगों को। दो राज्यों के आप स्वास्थ्य मंत्री सर, एक सेकंड प्लीज एक एक करके दो लाइन में प्रताप जी आप रुक जाइए एक सेकंड। विश्वास जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। विश्वास जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। अब आ रही हूँ, बन्ना जी इसके बाद आ रही हूँ। विश्वास जी देखिए अंजना जी, सीधी बात है कि हम यदि सरकार में बैठे हैं, हम ऐसे आराम कर रहे हैं अभी तक 3 साल 4 साल राजस्थान की सरकार में बैठकर, तो हमारी जिम्मेदारी है राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी मोदी पर मोदी प्रताप जी खड़े हो जाते हैं। केंद्र सरकार आपकी अकेले की है क्या? हिंदुस्तान की जनता की केंद्र सरकार है। चिंता बंद कीजिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता का काम करना पड़ेगा, इसीलिए केंद्र सरकार में। पंजाब में इस बीच जब हम ये बहस कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में से। लेकिन ये समझना होगा ना प्रताप जी, ये जो इंजेक्शन इसकी है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इसके इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। जो उत्पादन करने वाली कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग अब धीरे धीरे बढ़ा रही है। जैसा नवाब मलिक जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर कराया अपने स्टेट में, उसके वो इंजेक्शंस बनवा रहे हैं। ये हर राज्य को भी पहल करनी होगी। राज्य सरकार वहां से लेकर, उस कंपनी से लेकर जो इसे अभी तक बनाती थी, राज्यों को बांट रही है केंद्र सरकार। ऐसे में वो होर्डिंग की बात नहीं है यहाँ पर प्रताप जी, समझना पड़ेगा। होर्डिंग नहीं हो रही है, ये इंजेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग ही कम होती है। पहले ये इंजेक्शन पड़ी रहती थी, लोग नहीं लेते थे, अचानक से इसकी जरूरत पड़ी है और ऐसे में उसके मैन्युफैक्चरिंग को, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करना पड़ रहा है। सब राज्य सरकारों को अपने स्तर पर एफर्ट करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार को तो करनी पड़ेगी। लगातार ये बातचीत हो रही है इतने दिनों से, इसलिए प्रताप जी इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। क्या आपने राज्य स्तर पर कोई पहल की है, जैसा नवाब मलिक ने कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में? आ रही हूं। बिल्कुल अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं विश्वास सारंग जी से इतना ही कहूंगा कि आप बुरा नहीं माने किसी बात का। मैं जब हॉस्पिटल, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं अकेला हॉस्पिटल्स में जाता हूं, निश्चित रूप से सब लोग आप जाते होंगे, मिलते होंगे। मैं इतना कह रहा हूं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, केंद्र सरकार हमारी भी है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। आप ये मानकर चलिए, ब्लैक फंगस को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हम पूरे टाइम लगे हुए हैं, जितने इंजेक्शन मंगा सकते हैं। हमारे मेरा गुस्सा इस बात पर है कि जैसे ब्लैक फंगस की बीमारी आई, मार्केट से इंजेक्शन गायब, कोई रेमडेसिविर का इंजेक्शन गायब। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम सब मिलकर लड़ना बंद करेंगे और जो कंपनियां अचानक जितने इंजेक्शन निकाल रही, कहाँ गायब हो रहा है? नहीं, ऐसा है अंजना जी, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस को लेके कुछ यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ स्टेरॉइड से ही ये बीमारी बढ़ रही है। थोड़ा सा इनको चुप करें। प्रताप जी, आप ही के साथी पार्टी के हैं सर, सुन नहीं रहे। अंजना जी प्रताप जी, हाँ नहीं नवाब जी, ये म्यूकोरमाइकोसिस वाली जो ये इंजेक्शन है अंजना जी, हाँ, इसका प्रोडक्शन तो कम होता है ना, उसको अभी बूस्ट अप करना पड़ रहा है, इसमें सबको एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ। आज जो था हमने 2 केजी किसी तरह से इंतजाम कराया, 40,000 वाइल हमारे बनेंगे। लेकिन एक बता दूं, सिर्फ ये स्टेरॉइड से हो रहा है ऐसा नहीं। जो लगातार ऑक्सीजन पे पेशेंट रहते हैं, उनको भी जो पानी के थ्रू ऑक्सीजन पास होता है, वो पानी अगर शुद्ध नहीं हुआ तो उससे बड़े पैमाने पे बीमारी फैल रही है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जिस पानी के थ्रू जाता है, वो डिस्टिल वाटर अगर इस्तेमाल किया गया या वो शुद्ध पानी देखा जाए, उसके थ्रू ऑक्सीजन पास किया जाए, तो इससे खतरा कम होता है। ये लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक ठीक है। दूसरी चीज ये है
कि हमने तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी की। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे हर तहसील के अस्पताल में हम लगा रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के लिए एक पॉलिसी बनाई, जितना भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उसको पूरी तरह से सेट ऑफ देंगे टैक्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ऑक्सीजन पैदा करें। महाराष्ट्र में 3000 एडिशनल ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट हमारे महाराष्ट्र में लग रहे हैं। हमें लगता है जो भी परिस्थिति होगी, जो बच्चों को लेकर सवाल है, उसका भी टास्क फोर्स हम लोगों ने बनाया। हर जगह पे बच्चों के वोट क्रिएट हम करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी परिस्थितियां आगे बनेंगी, निश्चित रूप से राज्य सरकारों को अपने तरह से करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार जिसे अपने कंट्रोल में लेती है तो उसे कहीं रैशनली सब लोगों को उपलब्ध कराए। जैसे कि इसकी दवाई की जरूरत है या वैक्सीनेशन की जरूरत है या ऑक्सीजन का बीच में संकट पैदा हो गया था, तो अगर केंद्र सरकार कोई कंट्रोल में लेती है तो रैशनली जितने पेशेंट है उस हिसाब से चीजों को बांटे, कमी है तो दूर करने का प्रयास करें, यही उम्मीद हम करते हैं। जी बन्ना गुप्ता जी, आप हाथ उठा रहे थे। बन्ना जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बीमारी ही नहीं समझा, इसकी गंभीरता को ही नहीं समझा। उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक लाभ लेने का एक आयाम दिया। पहले तो एक धर्म विशेष को जोड़ दिया, फिर उसको जो है ताली बजाओ थाली बजाओ अंधविश्वास में जोड़ दिया, फिर तीसरी बार जो है उन्होंने जो है लोगों में एक अलग तरह की बात कर दी कि उत्सव मनाओ, उमंग करो, उत्सव मनाओ। मैं कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को आखिर कहाँ गई हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, कहाँ गया हमारे और विभाग जो इसकी गंभीरता को क्यों नहीं फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में समझ पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो स्थितियों का इन लोगों ने कभी मूल्यांकन नहीं किया। और झारखंड में तो विशेष करके ये बंगाल का जो चुनाव हुआ है, ये बंगाल के चुनाव के 8 फेज के चुनाव का दुष्परिणाम है कि झारखंड में लोगों की मौत हुई है, क्योंकि हमारा और झारखंड और बंगाल का बॉर्डर एक है। लगातार जो है वहां से लोगों का आवागमन यहाँ होता है, यहाँ से वहां होता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो कल तक 2 गज पूरी मास्क जरूरी का नारा बुलंद करने वाले। बन्ना जी, आपकी बात का जल्दी से जवाब ले लेते हैं विश्वास सारंग जी से, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। विश्वास जी, कोरोना के इस काल में सभी मोर्चे पर फेल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, विश्वास जी जवाब दे रहे हैं। विश्वास अंजना जी, बहुत आश्चर्य की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष के नेता सीधा जब राज्य में विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या किसी और दल की सरकार है, तो वहां की अव्यवस्था का ठीकरा तोड़ते हैं केंद्र सरकार पर, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर तोड़ते हैं वहां के मुख्यमंत्री पर। ये सीधी राजनीति है। देखिए, राजनीति का समय नहीं है, महामारी का समय है, इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मोदी जी ने फेडरल सिस्टम को मजबूत करते हुए एकरूपता के साथ काम किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बात रह जाएगी। तीसरी वेव के मामले में मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी की है, और हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, थर्ड वेव पर हम इंस्टीट्यूशनल वाइज प्लानिंग कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर के हमारे जो हेल्थ के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तीसरी वेव को लेकर हमने क्या क्या तैयारी करनी है, इसकी एक इंस्टीट्यूट के हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कहाँ कितने बिस्तर बढ़ेंगे, कितनी ऑक्सीजन होगी। सर, वक्त की बहुत कमी है, मुझे बीच में आपको टोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज हमारे साथ हल्ला बोल में थे। देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। मॉनिटर करना होगा आपको, आंख, नाक, कान, इस पूरे इलाके में उसका संक्रमण होता है। कुछ भी परेशानी हो डॉक्टर से बात करनी होगी, लेकिन तैयारी तो उस इंजेक्शन की रखनी है जो इसमें अहम है। दूसरी तरफ कैसे सर्जरी होगी, परिस्थितियां बेकाबू, कई राज्यों ने पहले ही इसे महामारी घोषित कर दिया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।